गुड मॉर्निंग ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर है इट इज़ ऑन द टॉपिक पावर सिस्टम सिक्योरिटी। लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज़ पावर सिस्टम सिक्योरिटी एंड व्हाट आर द वेरियस फैक्टर्स अफेक्टिंग पावर सिस्टम सिक्योरिटी। ये आपका न्यू चैप्टर है जिसमें हम पढ़ेंगे इसका पहले इंट्रोडक्शन और फिर हम समझेंगे कि डेफिनेशन क्या है पावर सिस्टम सिक्योरिटी की। तो उसके लिए हम सबसे पहले समझते हैं कि सबसे पहले तो पावर सिस्टम नेटवर्क का क्या ऑब्जेक्टिव है। ओके, सो ऑब्जेक्टिव ऑफ पावर सिस्टम नेटवर्क इज टू ट्रांसमिट द पावर विद इट्स एक्सेप्टेबल लिमिट। ओके, कि वो कितना पावर ट्रांसफ़र कर सके जितना उसकी लिमिट को एक्सेप्टेबल हो। जो नेटवर्क है उसको हमेशा अपने ही लिमिट में वर्क करना चाहिए किसी भी कंटिजेंसी के अंदर। हम समझेंगे कि कंटिजेंसी क्या होता है। कंटिजेंसी बेसिकली मीन्स कि ऐसे फेलियर्स आ जाते हैं या ऐसे कंजेशन आ जाते हैं लाइंस में जो उस वक्त आते हैं जब आपका टोटल अमाउंट ऑफ वोल्टेज है, करंट है या कोई भी इलेक्ट्रिकल पैरामीटर है वो अपने लिमिट से बाहर है। ओके, सो जो कंटिजेंसी है वो बेसिकली दो टाइप्स के हो सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं जनरेटर आउटेज या हम उसको बोलते हैं लाइन आउटेज। तो इसीलिए जो टोटल नेटवर्क है उसमें पावर जो हम ट्रांसफ़र करते हैं वो जनरेटिंग यूनिट्स के बीच में होता है और इसीलिए उसका जो लोड है वो हमेशा ही सिक्योर होना चाहिए। तो इसीलिए हम इसमें पढ़ेंगे कि पावर सिस्टम सिक्योरिटी क्या है, उसका डेफिनेशन समझेंगे और वो कौन कौन से पार्ट्स में डिवाइडेड है वो भी हम इसमें देखेंगे। ओके, पहले तो हमें पता है कि जो पावर सिस्टम नेटवर्क है वो एक पूरा कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है। ओके, जिसमें बहुत सारे इक्विपमेंट्स कनेक्टेड होते हैं, जनरेटर्स है, ट्रांसफार्मर्स है, ट्रांसमिशन लाइंस है, सर्किट ब्रेकर्स है, बहुत सारे कॉम्प्लेक्स नेटवर्क्स उसमें कनेक्टेड होंगे। ओके, अगर इसमें से कोई भी इक्विपमेंट फेलियर हो जाता है उसके ऑपरेशन के समय पे तो क्या होगा, वो उस इक्विपमेंट की रिलायबिलिटी को ही हार्म करेगा। ओके, इट विल affect the reliability of that particular equipment. So इसीलिए इसके वजह से क्या होता है, आउटेजेस होते हैं। सो वी फाइंड आउटेजेस या लाइन फेलियर है या यूनिट फेलियर है, इसी के वजह से होता है। ओके, इसीलिए जो मेन एजेंडा है पावर सिस्टम प्लानिंग का वो ये है कि हम इन आउटेजेस को पढ़ें और उसकी सीवियरिटी कि वो कितने लेवल तक हमारे सिस्टम को डिग्रेड कर सकता है, डैमेज कर सकता है, वो भी हम इसमें समझें। सो दैट इज़ ऑल अबाउट योर पावर सिस्टम सिक्योरिटी। नाउ वी कैन अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ व्हाट डज पावर सिस्टम सिक्योरिटी मीन। पावर सिस्टम सिक्योरिटी का बेसिकली डेफिनेशन ये है कि इट इज़ द एबिलिटी ऑफ अ पावर सिस्टम नेटवर्क ओके टू विथस्टैंड द कंटिजेंसी। कंटिजेंसीज मतलब सडन चेंजेस। तो पावर सिस्टम सिक्योरिटी एक ऐसा नेटवर्क है जो कोई भी सडन चेंज किसी नेटवर्क में आ रहा है तो उसको वो अब्जॉर्ब कर सके या टॉलरेट कर सके एंड रिमेन इन इट्स सिक्योर स्टेट। ओके, और अपने सिक्योर स्टेट में रह सके और नॉर्मल लिमिट्स पे ऑपरेट भी कर सके। ओके, तो ये बेसिकली मीनिंग होता है पावर सिस्टम सिक्योरिटी का। पर अगर मैं आपको एक बेसिक डेफिनेशन दूं तो इसमें यही है कि पावर सिस्टम सिक्योरिटी इज़ व्हाट यू आर मॉनिटरिंग। आप मॉनिटर कर रहे हैं कि कोई भी सिस्टम में सडन चेंज आ रहा है तो वो इक्विपमेंट किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है, तो उसके बेस पे आप उसको कोई ना कोई सोल्यूशन देंगे। ओके, सो इट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिस्टम्स ऑपरेटिंग पॉइंट रिमेनिंग विद इन द एक्सेप्टेबल रेंजेस। ओके, एक्सेप्टेबल रेंजेस के अंदर वो रहे। एंड पावर सिस्टम जो इन्वॉल्व करता है उसमें होता है सिस्टम मॉनिटरिंग, जहाँ पे हम रियल टाइम पैरामीटर्स के ऊपर ध्यान रखते हैं। और वो कैसे पॉसिबल है, वो पॉसिबल है बाय यूजिंग टेलीमेट्री सिस्टम या बाय यूजिंग स्काडा सिस्टम्स। ओके, इन सारे सिस्टम्स के हेल्प से आप इस पे ध्यान रख सकते हैं। अब अगर हम बहुत सारे पैरामीटर्स को कंसिडर करें ओके और हर एक पैरामीटर का कोई ना कोई कंस्ट्रेंट होगा। ओके, तो ऐसा कोई भी पैरामीटर है तो वायलेशन ऑफ एनी सच कंस्ट्रेंट्स में डेविएट द नेटवर्क सिक्योर ऑपरेशन। अब आपको पता है कि जैसे मैंने आपको बोला बहुत सारे इक्विपमेंट्स उसमें कनेक्टेड हैं, हर एक इक्विपमेंट का अपना कंस्ट्रेंट है। तो हर एक इक्विपमेंट का अगर अपना कंस्ट्रेंट रहेगा
तो ये बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा कि हम उसे प्रॉपरली ऑपरेट कर सकें, बिकॉज सबकी लिमिट्स अलग हैं। तो सिक्योर ऑपरेशन के लिए हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे एक इक्वेशन दिया है जिसमें मेंशन किया है इनइक्वालिटी कंस्ट्रेंट। ओके, तो इनइक्वालिटी कंस्ट्रेंट मतलब क्या कि अगर आपका टोटल जनरेटेड पावर है PGI जिसको हम बोलते हैं, एक है आपका रियल पावर, PGI है आपका रियल पावर जनरेटेड फ्रॉम I यूनिट, VI इज योर वोल्टेज मैग्नीट्यूड, QGI इज योर रिएक्टिव पावर जनरेटेड फ्रॉम I यूनिट एंड F इज द फ्रीक्वेंसी। तो आप इनमें देख रहे हैं कि जो आपका PGI है इट इज इक्वल टू और ग्रेटर देन द नेक्स्ट जनरेटर यूनिट, it is greater than and equal to the next generator unit. Okay, so here basically you know that all the values, whether you are talking about the real power generated or you are talking about the voltage magnitude or you are talking about the reactive power generated or frequency. Okay, so we can feel that all the values here will be having a separate output और separate constraints, क्योंकि सभी की वैल्यू इसमें अलग है। ओके, नाउ इक्वालिटी कंस्ट्रेंट क्या होता है? देखो, टोटल जनरेटेड पावर जो है फ्रॉम ऑल द यूनिट्स इट इज इक्वल टू द पावर डिमांड प्लस पावर लॉस। ओके, किसी भी टोटल जनरेटेड पावर को आप देखते हैं टोटल यूनिट, वो क्या होता है, किसका एडिशन है, वो टोटल पावर डिमांड प्लस पावर लॉस का। अगर ये कंस्ट्रेंट्स को, इफ दीज कंस्ट्रेंट्स आर मेट इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी डिस्टर्बेंस और चेंज इन द सिस्टम, तो उस नेटवर्क को हम क्या बोलते हैं, सिक्योर ऑपरेशन। ओके, तो फंक्शन क्या है पावर सिस्टम सिक्योरिटी का? तो बेसिकली इसके दो फंक्शंस हैं जो हमें ध्यान रखने हैं। पहला है सिक्योरिटी कंट्रोल, जितने भी पैरामीटर्स हैं वो अपने लिमिट्स के अंदर ही ऑपरेट हों, वो इसका फर्स्ट रोल है। और सेकंड वाला है सिक्योरिटी असेसमेंट। सो सिक्योरिटी असेसमेंट मतलब कोई भी सडन चेंज आ रहा है पैरामीटर्स में तो आप वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं सिस्टम में, ओके, विच इज़ ऑपरेटिंग, जो उसमें ऑपरेट हो रहा है। सो ये बेसिकली है फंक्शन ऑफ पावर सिस्टम सिक्योरिटी। अब आप देख सकते हैं कि इसमें मेंशन किया गया है क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेट्स इन पावर सिस्टम सिक्योरिटी। तो इसमें मैं सबसे पहले समझाऊंगी कि जो क्लासिफिकेशन है वो है 3 स्टेट्स में। ओके, एक है प्रिवेंटिव स्टेट, एक है इमरजेंसी स्टेट और एक है रिस्टोरेटिव स्टेट। नाउ सबसे पहले एक साइंटिस्ट है दैट इज डी लियाको इन द ईयर 1967, जिन्होंने पावर सिस्टम को आइडेंटिफाई किया था, जो कि वो फाइंड कर रहे थे कि हर एक पावर सिस्टम अलग अलग स्टेट्स में ऑपरेट करता है। ओके, तो वो कौन से स्टेट है उसका एक डायग्राम मैंने यहाँ पे बनाया है, दैट इज प्रिवेंटिव स्टेट, रिस्टोरेटिव स्टेट और इमरजेंसी स्टेट। अगर हम प्रिवेंटिव स्टेट के बारे में बात कर रहे हैं तो ये एक नॉर्मल स्टेट है। ओके, प्रिवेंटिव इसीलिए यूज़ किया गया ताकि हम बता सके कि सिक्योरिटी क्या है। ओके, व्हाट इज़ प्रिवेंटिव एंड व्हाट इज़ सिक्योरिटी नॉर्मल ऑपरेशन के दरमियान। तो नॉर्मल ऑपरेशन का जनरल मीनिंग ये होता है कि जितने भी अपैरेटस हैं वो अपने प्रॉपर लिमिट में चल रहे हैं या प्रॉपर लिमिट में वो ऑपरेट हो रहे हैं। बट जो सिस्टम है, ऑल द सिस्टम वेरिएबल्स आर विद इन द एक्सेप्टेबल रेंज। ओके, सारे के सारे जो वैल्यूज़ हैं वो अपने एक्सेप्टेबल रेंजेस में हैं। बट फॉर एग्जाम्पल एक सिस्टम है जो कंटिन्यूसली ऑपरेट नॉर्मली कर रहा है, लेकिन अगर उसमें कोई इक्विपमेंट में किसी तरीके का डैमेज आ जाता है तो हम क्या करते हैं, तो जो ऑपरेटर है या चेंजेस आ जाता है तो ऑपरेटर है वो क्या देखता है, वो सडन चेंज को वो ऑब्जर्व करता है। सो दैट इज योर प्रिवेंटिव स्टेट। ओके, तो जो ऑपरेटर फोर्सीज सच कंटिंजेंसीज एंड टेक द प्रिवेंटिव कंट्रोल एक्शंस, और उसके बाद वो क्या करता है, कंट्रोल एक्शंस इसमें लेता है। तो ये होता है आपका प्रिवेंटिव स्टेट। अब उसके बाद है आपका इमरजेंसी स्टेट। अब इमरजेंसी स्टेट में आप देख सकते हैं कि क्या हो रहा है, द पावर सिस्टम एंटर्स इन इमरजेंसी स्टेट जब कोई कंपोनेंट है अपने ऑपरेटिंग लिमिट्स में से अलग हो जा रहा है और एक्सेप्टेबल रेंज में से बाहर हो रहा है। देखो, चेंजेस तो आ रहा है पर एक्सेप्टेबल रेंज के अंदर है तो प्रिवेंटिव स्टेट है, पर अगर वो अपने एक्सेप्टेबल रेंज से बाहर जा रहा है तो हम उसको इमरजेंसी स्टेट भी बोलते हैं। इसीलिए जो कंट्रोल ऑब्जेक्टिव है
इन इमरजेंसी स्टेट वो ये है कि हम सिस्टम में से स्ट्रेस को रिलीव कर रहे हैं प्रॉपर अप्रोप्रिएट एक्शंस को यूज़ करके, ओके। और इसमें बेसिकली हम इकोनॉमिक कंसिडरेशन भी देखते हैं कि इकोनॉमिकली कौन सी चीज़ ज़्यादा फ़ायदा कर रही है, ओके। सो दैट इज़ योर इमरजेंसी स्टेट. So I will show you this. Here you have talked about preventive state and emergency state, and the last one is restorative state. अब restorative state क्या होता है? इस स्टेट में पावर ट्रांसफर नहीं होता है कुछ पार्ट में, ओके। क्यों नहीं होता है? ड्यू टू द आउटेज, दैट इज कंटिंजेंसी अकर्स इन सम पार्ट ऑफ द सिस्टम, क्योंकि जो कंटिंजेंसी है वो सिस्टम के कुछ पार्ट में आ जाती है। और ये जो कंटिंजेंसी है ये क्यों आ रही है? दैट यू ऑल्सो नो, it is coming because of the system going out of its limits, okay। तो ये necessary action हमें इसमें लेना होगा ताकि हम इसको वापस से नॉर्मल स्टेट में लेके जा सकें, ओके। सो दिस वाज ऑल अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेट्स इन पावर सिस्टम सिक्योरिटी. So that is why power system security is a very important aspect if you want to go for very normal operation of the power system and its equipments, okay. Now coming to the next point, that is the factors affecting power system security. अगर हम बात कर रहे हैं factors affecting the power system security, तो सबसे पहला है it operates the system in such a way that the power is delivered reliably, okay, reliably. तो जो पावर सिस्टम सिक्योरिटी अगर आप प्रॉपरली मेंटेन रखते हैं तो वो सिस्टम के हर एक इक्विपमेंट को, सिस्टम के हर एक कनेक्शन को इस तरीके से मॉनिटर करेगा कि आपको पावर भी प्रॉपरली और रिलायबली ही मिलेगा, ओके। एंड द सेकेंड वन इज विद इन द कंस्ट्रेंट्स प्लेस्ड ऑन द सिस्टम ऑपरेशन बाय रिलायबिलिटी कंसिडरेशंस द सिस्टम विल बी ऑपरेटेड मोस्ट इकोनॉमिकली, ओके, इकोनॉमिकली। तो अगर आपने कंस्ट्रेंट्स के अंदर सिस्टम को ऑपरेट किया है तो दूसरा फ़ायदा ये भी रहेगा कि आपके जितने भी इक्विपमेंट्स हैं वो रिलायबली ऑपरेट करेंगे और इकोनॉमिकली आप उसको बेनिफिशियल भी होगा, ओके। सो जो भी पावर सिस्टम ट्रांसमिशन है एंड जनरेशन सिस्टम है वो हमेशा इंजीनियर्स के द्वारा इस तरीके से ही डिज़ाइन किया जाता है ताकि उसकी रिलायबिलिटी रहे। इसका मतलब क्या होता है? जो एडिक्वेट जनरेशन है वो हम इंस्टॉल करते हैं, किस लिए इंस्टॉल करते हैं? ताकि लोड एंड एडिक्वेट ट्रांसमिशन इस तरीके से इंस्टॉल हो कि जनरेटेड लोड है आप उसको डिलीवर कर सकें, ठीक है। एंड कोई भी इक्विपमेंट है सिस्टम में वो दो कॉजेज़ के वजह से ही फेल होता है। एक तो आपको पता है कि इंटरनल कॉज हो सकता है, दूसरा रीज़न हो सकता है कि एक्सटर्नल कॉज हो। एक्सटर्नल कॉज में क्या हो सकता है? या तो लाइटनिंग स्ट्राइक है या तो कोई ह्यूमन एरर है जब आप रिले सेटिंग कर रहे हैं, तो इस तरीके के इश्यूज आ सकते हैं। पर जो मेजर हमारा फेलियर है, हमारा मेजर फेलियर फॉर दैट अफेक्ट्स द पावर सिस्टम, ओके, दे आर ट्रांसमिशन लाइन आउटेज एंड जनरेशन यूनिट फेलियर्स। अब ट्रांसमिशन लाइन फेलियर क्या करता है? वो टोटल वोल्टेज की वैल्यू में चेंज कर देता है ऑन द ट्रांसमिशन इक्विपमेंट रिमेनिंग कनेक्टेड टू द सिस्टम। इसके वजह से जो एनालिसिस आप करते हो ट्रांसमिशन फेलियर्स का, दैट रिक्वायर्स द मेथड्स टू प्रेडिक्ट दिस फ्लोज एंड वोल्टेजेस, तो दे शुड बी इन देयर रिस्पेक्टिव लिमिट्स। उन्हें अपने लिमिट्स में होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप उसके बाद कोई कैलकुलेशन करते हैं तो आपको समझ में आएगा कि वो वैल्यूज़ उससे सेपरेट है या वो वैल्यू उससे डिफरेंट है, ओके। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द फैक्टर्स अफेक्टिंग द पावर सिस्टम सिक्योरिटी। पर अगर हम जनरेशन यूनिट फेलियर के बारे में बात कर रहे हैं तो जनरेशन यूनिट फेलियर मीन्स व्हेन इट कैन ऑल्सो कॉज द चेंज इन वोल्टेज। अगर चेंज इन वोल्टेज है तो चेंज इन ट्रांसमिशन सिस्टम होगा और इसमें क्या होगा? डायनामिक इश्यूज आ जाएंगे क्योंकि फ्रीक्वेंसी में भी चेंज आएगा। अगर हम जनरेशन यूनिट की बात कर रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी विल ऑल्सो प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, ओके। सो हम ये एक्सेप्ट कर सकते हैं कि इट इज़ हाईली अनइकोनॉमिकल इफ नॉट पॉसिबल टू बिल्ड अ पावर सिस्टम विद नो सच रिजिडनेस, ओके। मतलब पावर सिस्टम को आपको इस तरीके से डिज़ाइन करना है
कि उसमें फ्लेक्सिबिलिटी भी रहे, यू शुड बी एबल टू फाइंड आउट द फॉल्ट, यू शुड बी एबल टू मॉनिटर और गो फॉर सर्वेलेंस ऑफ द सिस्टम इन अ वेरी स्मूथ मैनर। ओके, उसमें आपको पता चल जाना चाहिए कि कहाँ पे फॉल्ट अकर हो रहा है, एट व्हाट ड्यूरेशन, और कितना समय लगेगा उसको रेक्टिफाई करने के लिए। सो ये सारे फैक्टर्स इसमें हैं, पर इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो है वो है कि फैक्टर्स अफेक्टिंग द पावर सिस्टम सिक्योरिटी। ओके, इट इज़ अफेक्टिंग द पावर सिस्टम सिक्योरिटी as well as how it is affecting, it is operating and giving it a smooth and reliable manner to operate। okay, तो इस तरीके से हम इस पावर सिस्टम सिक्योरिटी का लेक्चर यहाँ पे कंक्लूड करते हैं। With this, I would like to say thank you to you all, and I would request you all to kindly submit your lectures on time on Google Classroom. Thank you everyone.